देखिए, अब तक हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें कि हमें रिलीफ बताए गए हैं डैमेजेस या कंपनसेशन के बारे में, रेस्टिट्यूशन के बारे में, क्वांटम वेरिएट के बारे में। और एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो हमें बताता है अदर स्पेसिफिक रिलीफ जो कि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रिलीफ जो हमें कंपनसेशन देने पे एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलता तो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हेल्प लेते हैं। ये हमें क्या क्या रिलीफ देता है, हमें ये बताता है कि हम अगर प्रॉपर्टी की रिकवरी करना चाहते हैं, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करना चाहते हैं, हमें डैमेजेस या कंपनसेशन नहीं चाहिए तो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हेल्प लेनी होती है। हम चाहते हैं कि किसी को हम कोई काम करने से रोके या कोई काम करने का ऑर्डर हम किसी को दें, है ना, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग बाय द ऑर्डर्स ऑफ द, दैट इज इंजंक्शन या आदेश। वो रेमेडी भी आपको कहाँ मिलती है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिलती है। हम चाहते हैं कि हमारे टाइटल का डिक्लेरेशन हो, हमारे स्टेटस का डिक्लेरेशन हो। इस डिक्लेरेशन को भी कौन बताता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताता है। डिक्लेरेटरी डिक्री सेक्शन 34, 35 के प्रोविजंस बताते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था, उसमें हमें कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए, सुधार चाहिए, या हम चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल ही कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं हुआ तो इन फ्यूचर ये नुकसान पहुंचा सकता है पार्टीज को, तो उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह कैंसिल ही करवा देना चाहते हैं। तो इन सारे रिलीफ्स के लिए आपको कहाँ आना पड़ता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आना पड़ता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है आपका 1963 का, जिसे 1 मार्च 1964 को एनफोर्स किया गया था। इससे पहले आपका जो एक्ट था वो था 1877 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसे कि सर व्हिटले स्टोक्स ने ड्राफ्ट किया था। इसके साथ उन्होंने कुछ इंग्लिश लॉ की भी हेल्प ली थी और उसके बाद हमारा ये जो एक्ट है 1877 का ड्राफ्ट हुआ था। 1877 के एक्ट को रिपील करके हमारा 1963 का एक्ट आया है, जिसमें कि 2018 में खास अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसे 1 अक्टूबर 2018 से एनफोर्स किया गया है। इस एक्ट का परफॉर्मा या स्कीम अपन ने क्या देखा था? ये जो भाग है कितने हैं इसके? 3 भाग बताए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। सबसे पहला कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 प्रिलिमिनरी पार्ट। इसमें कितने सेक्शन कवर हो रहे हैं? सेक्शन 1 to 4, है ना। पार्ट नंबर 2 जो इसके बारे में बताता है, स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बताता है। ये कौन सी सेक्शन कवर करता है? 5 से 35। और पार्ट नंबर 3 ये बताता है प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में, जिसे आप पढ़ेंगे 36 से 42 सेक्शंस में। इसमें टोटल चैप्टर कितने दिए गए हैं? 8 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 में कितने चैप्टर देखे थे हमने? चैप्टर नंबर 1 से लेके 6। और पार्ट 3 में कौन सी चैप्टर थी? चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ये 2 चैप्टर हमने यहाँ पर देखे। ये परफॉर्मा और स्कीम देखा। इसके साथ 2018 में क्या जुड़ा है? इसकी एक शेड्यूल भी जोड़ी गई है, एक अनुसूची को जोड़ा गया। इतना अपन ने इसके ग्राफ के बारे में जाना था। ठीक है, अब सेक्शन 1 से थोड़ा सा रिकैप देखिए क्या क्या है। मुझे बैरक नहीं आया अभी तक, नहीं आया हमें। अच्छा, चलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सबसे पहले आपने प्रिलिमिनरी पार्ट में ये देखा था कि सेक्शन 1 ने आपको बताया इस एक्ट का नाम क्या है, ये कहाँ लागू होगा, कौन सी डेट को लागू होगा। तो इसमें बताया गया 1 मार्च 1964। ये पूरे भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर के सिवाय वाली बात जो है वो 2019 में हटा दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अकॉर्डिंग। अब ये कहाँ लागू है? पूरे भारत में।
इस एक्ट का नाम क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ, विनिर्दिष्ट उपचार, कुछ विशेष प्रकार के उपचार। डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 अपन ने देखा था, जिसमें हमें ऑब्लिगेशन के बारे में बताया गया कि ऑब्लिगेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हो रही है तभी तो ब्रीच हो रहा है और तभी तो कोई रेमेडी हमें चाहिए। तो ऑब्लिगेशन किस तरीके की बात हो रही है? दे आर टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉरल ड्यूटीज, हम बात कर रहे हैं लीगल ड्यूटीज की। और विधिक कर्तव्य कैसे अराइज होता है? जैसे अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे अगर टॉर्ट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन बताई गई है लॉ के द्वारा, हमने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया या कोई अदर लॉस जिनमें कि हमें ड्यूटीज बताई गई, तो ये कवर किसको करेगा? लीगल ड्यूटीज को करेगा। फिर उसके बाद व्यवस्थापन यानी सेटलमेंट के बारे में हमें पता चला कि कोई भी प्रकार की, यहाँ तो बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ बात आएगी जितने भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अगर हम कैंसिलेशन या रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसमें इन्होंने कहा कि विल को शामिल नहीं किया गया, वसीयत को शामिल नहीं किया गया। विल के साथ में कॉडेसिल, कॉडेसिल होता है विल को ही परिवर्तित करना, विल में किसी प्रकार का चेंज करना, कॉडेसिल यानी क्रोड़ पत्र कहलाता है, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। इसमें क्या आएगा? सेटलमेंट का मतलब इन्होंने कहा कि कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जिसमें जिसके जरिए एक व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ राइट्स या तो देता है या राइट्स कम करता है, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन करता है ना। वो राइट्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं? मूवेबल या इमूवेबल किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं। ट्रस्ट के बारे में बताया गया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो डेफिनेशन है, जैसे कि हमने देखा ऑथर या सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, दूसरा व्यक्ति कौन होता है? न्यासी, जिसको कि कुछ अधिकार दिए जाते हैं संपत्ति से संबंधित, और ये प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी। न्यासी कौन होता है? ट्रस्टी कौन होता है? जिसे कि हम कुछ राइट्स हैंड ओवर करते हैं, अधिकार देते हैं, वो उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। और बाकी सारे जो शब्द यहाँ इस एक्ट में दिए गए हैं जिनको कि यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, उनके बारे में अपन कौन सा एक्ट देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेविंग क्लॉज, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और इन्होंने हमें यहाँ क्या बताया, किसको इन्होंने सेव किया? इन्होंने कहा कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या अदर लॉज में जो रेमेडी मिली हुई है, हमें जो उपचार मिले हुए हैं, वो कैसे हैं? सिक्योर है, तो कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई रेमेडी लेके आता है, सपोज वो कहता है मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, सपोज वो कहता है कि मुझे इंजंक्शन चाहिए, डिक्लेरेटरी डिग्री चाहिए, तो वो ये नहीं करेगा उसको कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रेमेडी ले रहे हो तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी बाकी रेमेडीज भी सेफ है, सिक्योर्ड है। तो सेविंग क्लॉज जो सेक्शन 3 है वो हमें क्या बताता है कि किसी व्यक्ति की जो अदर लॉ की रेमेडीज बताई गई हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो रेमेडीज एज इट इज सेफ रहेगी, यानी वो भी उसे मिलेगी, एसआरए की रेमेडी भी उसे मिलेगी जो भी वो मांग रहा है, प्लस उसे क्या मिलेगा? कंपनसेशन भी मिलेगा, रेस्टिट्यूशन है तो वो भी मिलेगा, क्वांटम मेरियट है तो वो भी मिलेगा, वो रेमेडीज उसको मिलेंगी, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये बताया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आपको कह रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट बताया गया कि कुछ सेक्शंस में आपको सेक्शन 17 में बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना जरूरी है। अब आप एसआरए में आते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आके क्या कहते हो? मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, इस संविदा का पालन होना चाहिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 ये कह रहा था कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए था, जरूरी था। अब अपन ने उसका क्या करवाया? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अपन ने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराया, और उसके बाद अपन कहाँ आ रहे हैं? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आ रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें इसका पालन करवाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है। यहाँ कोर्ट क्या कहेगा? भैया इसकी बात भी सुननी पड़ेगी, ये सेव है, इसके जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करना था आपको। अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यहाँ आपको रेमेडी नहीं दे सकते। तो वो प्रोविजंस भी सेव है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसको हिट कर रहा है, उसकी सुन नहीं रहा, उसकी भी सुननी पड़ेगी।
सॉर्ट की रजिस्ट्रेशन एक्ट की भी सुननी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये अब हमने देखा था सेक्शन 3। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, सुलोचना नाम है, लेकिन ये अभी हमारा क्या है, 1 से 12 सेक्शन हो चुके हैं। तो मैं इसका रिकैप ऐसे ही करवाऊंगी, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आएगी आपको, हो सकता है समझ में नहीं आए ये वाला क्लास, क्योंकि हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज मुझे आगे चलना है ना। तो उसके बाद हमने जाना था सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हमें क्या पता चला, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछे तो वो सेक्शन 4 है। ये अधिनियम क्या करता है, ये सिविल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए है, दीवानी अधिकारों को प्रवर्तित कराने या लागू कराने के लिए है। इसका क्रिमिनल चीजों से मतलब नहीं है, उन चीजों के एनफोर्समेंट के लिए नहीं है, पीनल लॉस के एनफोर्समेंट के लिए नहीं है। मैंने वर्ड यूज या क्रिमिनल राइट नहीं किया है, हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्रिमिनल राइट्स नहीं होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं। वी आर टॉकिंग क्रिमिनल लॉस का एनफोर्स कराने, क्योंकि ये क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। ऐसा नहीं किसकी बात करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करेगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसका, सिविल लॉस का, दीवानी अधिकारों का, जो दीवानी कानून के जरिए दी गई। क्रिमिनल लॉस के इन्फोर्समेंट के लिए नहीं है कि आप किसी को कहें कि भैया तुम चोरी करने से रोका जाता है, इंजंक्शंस दी गई है कि चोरी करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन इन्होंने आगे जो वर्ड लैंग्वेज डाला है क्या है, मेयर पीनल लॉस, केवल पीनल लॉस के एनफोर्समेंट के लिए नहीं है। जिसका मतलब क्या होता है, मेयर वर्ड या ओनली वर्ड का मतलब यहाँ इसने कह दिया जो प्योरली इन नेचर ऑफ पीनल हो, जो केवल दंडिक प्रकृति के हो, उनको लागू नहीं कराया जा सकेगा। लेकिन ऐसे हैं जो सिविल प्लस क्रिमिनल है, ऐसी कोई कानून आप देखते हो जो दीवानी और आपराधिक दोनों में आता है, ऐसे मामले आपको कई सारे देखते हैं। जब आप टॉर्ट पढ़ते हो, आईपीसी पढ़ते हो, तो वहां आपको फेलोनियस टॉर्ट करके चीज क्या मिलती है, जैसे ट्रेसपास अपन पढ़ते हैं, न्यूसेंस अपन पढ़ते हैं, नेग्लिजेंस अपन पढ़ते हैं, डिफॉर्मेशन अपन पढ़ते हैं। जो आपको कहाँ मिलता है, टॉर्ट में भी मिलता है, और जो कहाँ मिलता है, जिसके लिए आईपीसी में भी रेमेडी है हमारे पास, और टॉर्ट में भी रेमेडी है। टॉर्ट में रेमेडी कौन सी है, वहां सिविल रेमेडी है कि कंपनसेशन के लिए क्लेम करेंगे अपन, और आईपीसी क्या बताता है, दंड की बात करता है। तो जो दोनों को कवर करने वाला कानून है, उसको तो एसआरए अलाउ करेगा। ऐसा कोई भी मामला जिसको आप एनफोर्स कराना चाहते हो और जो पीनल लॉस प्लस सिविल लॉस दोनों के अंदर आ रहा हो, उसको तो लागू करवाया जा सकेगा। ठीक है, ये कहा सेक्शन 4 में। पार्ट 2 में अपन आ गए स्पेसिफिक रिलीफ, जहां चैप्टर नंबर 1 में अपन ने जाना था रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को वापस प्राप्त करना। प्रत्युद्धरण या रिकवरी मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी थी किसी और ने ली है, अब हम उसे वापस लेना चाहते हैं, हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। तो सेक्शन 5 में हम गए थे, तो सेक्शन 5 में अगर हम जाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं, और सेक्शन 6 और 5 दोनों किसकी बात कर रहे थे, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि अचल संपत्ति को वापस लेना है। तो कौन सी धारा है, 5 और 6। और हमने जाना था सेक्शन 5 की रेमेडी कौन सी है, प्रोप्राइटरी रेमेडी, मतलब टाइटल की बेसिस पे, हक के आधार पे अगर हम कोई कार्यवाही करना चाहते हैं कि मेरा इस संपत्ति पे हक है, मैं एंटाइटल हूँ इस प्रॉपर्टी की, मैं वापस लेना चाहती हूँ, तो सेक्शन 5 ये रेमेडी मुझे देगा। प्रोसीजर सीपीसी का फॉलो होगा। सेक्शन 6 में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात थी, लेकिन ये टाइटल नहीं बल्कि पोजेशन के आधार पे, कब्जे के आधार पे अगर हम अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं, तो धारा 6 में हम जा सकते हैं, जो हमें ये कहता है कि अगर मेरे पास किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन था, मैं क्या साबित करूंगी, मेरे पास किसी संपत्ति का पोजेशन था, मुझे उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लॉफुल तरीके से आया था, अनलॉफुल तरीके से नहीं आया। मैंने किसी मकान को किराए पे लिया, तो मेरा पोजेशन कैसा था, लॉफुल था। उसके बाद मुझे क्या किया गया, उस प्रॉपर्टी से
डिस्पजेस किया गया, बेदखल किया गया। कैसे किया गया? बिना मेरी मर्जी के, विदाउट माय कंसेंट। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास यानी उस डिस्पजेस किए गए, बेदखल किए गए व्यक्ति के पास धारा 6 के अंदर आवेदन लगाने की अधिकारिता मिल जाएगी, उसको पावर मिल जाएगी और वो ये एक्शन दे सकता है। कोर्ट भी उसे क्या रेमेडी देगा कि उसे तुरंत क्या दिलवाया जाए? कब्जा दिलवाया जाए, पोजेशन दिलवाया जाए। इसके बारे में आपने कहा पढ़ा? धारा 6 में। आपने पढ़ा यहाँ धारा 6 में इंग्रेडिएंट्स पढ़े, इसके साथ में आपने जाना सेक्शन 6 में अपन गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ये इसका एक्सेप्शन पढ़ा। आपने पढ़ा धारा 6 में आवेदन लाने के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा अगर टाइम पीरियड हो चुका है बेदखल किए हुए तो हम कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने विदाउट, इसमें खास बात कौन सी छोड़ दी मैंने अभी, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए अगर किसी को बेदखल किया है, ये भी खास बात देखनी पड़ेगी धारा 6 के लिए, तो जाके इंग्रेडिएंट होंगे और हमें ये 4 मिलेगा। याद आया? सारी चीजें रिकॉल हुई? हाँ, फिर हमने देखा था कि यहाँ पर इस आदेश के खिलाफ कोई भी अपील नहीं हो पाएगी और ना ही क्या हो पाएगा, रिव्यू हो पाएगा। इसका सब जो क्लॉज 3 है उसने क्या बताया? धारा 6 में अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसका ना तो अपील होगा और ना ही रिव्यू होगा, लेकिन क्या हो पाएगा? रिवीजन हो पाएगा। मैंने आपको बताया था रिवीजन हो पाएगा, एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन हो पाएगी, है ना। और फोर्थ क्लॉज में क्या देखा था अपन ने? धारा 6 में अगर किसी व्यक्ति को पोजेशन दिलवा दिया गया, किराएदार ने कब्जा ले लिया, उसको देना था। धारा 6 में अपन ने देख लिया कोर्ट का क्राइटेरिया लिमिटेड है। कोर्ट क्या करेगा? जिससे डिस्पोजेस किया गया है, सारे एसेंशियल धारा 6 के पूरे होते हैं तो उसको कब्जा दिलवाएगा। जब कब्जा उसे दिलवा देगा उसके बाद उसका जो व्यक्ति एंटाइटल है, हक रखता है, वो धारा 5 में आवेदन ले आए, उसको हम मना नहीं कर रहे। मकान मालिक या एंटाइटल पर्सन जो है वो चाहे तो धारा 5 में उसके बाद आवेदन करके अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए आ सकता है। तो ये पढ़ा था आपने धारा 6। फिर अपन ने पढ़ी थी 7 और 8, से रिलेटेड है चल संपत्ति से, पेबल प्रॉपर्टी। पेबल प्रॉपर्टी को अगर अपन रिकवर करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो सेक्शन 7 और 8 ये प्रोविजंस है, चल संपत्ति वापस ली जा सकती है। ये कौन सी परिस्थितियां हमने देखी थी? हमने देखी थी कि अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है, चल संपत्ति ऐसी है जिसका मनी के रूप में इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, कंपनसेशन इन मनी नहीं हो पाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो हो सकता है दुर्लभ चीज हो सकता है वो ऐसी चीज हो जिससे हमारी फीलिंग्स अटैच्ड है, भावनाएं जुड़ी हुई है और वो चीज पर्टिकुलर ही हम वापस लेना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको सेक्शन 7 ने बताया था कि रिकवरी की जा सकती है वो व्यक्ति जो चाहे टेम्पररी ही अधिकार रखता है, परमानेंट नहीं, भले टेम्पररी राइट ही रखता हो। जैसे कि पौनी के बारे में आपने जाना, जैसे बेली के बारे में आपने जाना, ये टेम्पररी राइट रखते हैं, अस्थायी अधिकार रखते हैं। जैसे कि ट्रस्टी के बारे में आपने जाना, वो ओनर नहीं है तो एंटाइटल है, लेकिन उस पर्टिकुलर अस्थायी टाइम पीरियड के लिए उनको भी अधिकार है कि वो इस धारा में अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर ए ने बी को कुछ गुड्स हैंडओवर किया था, सपोज वो गोडाउन कीपर है या वो एजेंट है और उस एजेंट के पास से किसी थर्ड पार्टी ने उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये सेक्शन क्या करते हैं? मदद करते हैं कि आप प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही धारा 8 में आपने जाना था लायबिलिटी, ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिसकी लायबिलिटी है कि वो तुरंत इमीडिएटली वो क्या करेगा, ओनर को या एंटाइटल जो व्यक्ति है उसको उस प्रॉपर्टी को वापस करेगा, ये उसकी ड्यूटी बनती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के रख रहे हो प्रॉपर्टी को और आप उसके एजेंट के रूप में रख रहे हो, आप ट्रस्टी के रूप में रख रहे हो, तो आपको क्या करना है? उस प्रॉपर्टी को हैंडओवर करना है वापस जो उस वस्तु का मालिक है या एंटाइटल है। और कौन सी सिचुएशन में वापस करना है? जबकि उस व्यक्ति के लिए वो वस्तु ही इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट रिलीफ मनी नहीं होगा, कंपनसेशन मनी के रूप में एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे? वो संपत्ति ही वापस लौटाएंगे।
आप अपने पेट डॉग को अपने पड़ोसी के पास छोड़ के गए थे, वापस आते हैं तो आपका पड़ोसी कहता है भैया 10 दिन में हमें तो आपके इस पेट डॉग से बहुत अटैचमेंट हो गया है, आप इसको हमारे पास ही छोड़ दो। ठीक है, बच्चे को ही छोड़ के गए हैं पड़ोसी के पास, अब वो कह रहे हैं आप इसको हमारे पास ही रहने दो, आप ऐसा करो इसको हम ही ध्यान रख लेंगे। तो अब वो चीजें यहाँ पे बच्चे का एग्जाम्पल गलत हो गया। यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी में जो एग्जाम्पल है वो कौन सा आएगा, पेट डॉग का, कोई एनिमल का, पैरट का, पक्षी का, मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होते हैं। तो उसको क्या किया, भावनाएं जुड़ गई उससे, और अब वो पड़ोसी हमारे उस पेट डॉग को वापस देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कंपनसेशन इन मनी वहां पे पॉसिबल नहीं है, एडिक्वेट रिलीफ और जस्टिस नहीं है, और हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि हमारा मॉनिटरी नुकसान कितना हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था एग्जांपल्स, किसी रेयर डिसीज पेंटर की पेंटिंग है, मंदिर की मूर्ति है ना, तो ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद आए थे हम चैप्टर नंबर 2 पे, जिसमें हमने जाना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट, जहां सेक्शन 9 से लेके 25 तक ये चैप्टर जो था, और सेक्शन 9 में बताया गया कि डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर प्लेंटिफ आता है, मैं प्लेंटिफ हूं, मैं आपके खिलाफ क्या कह रही हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप डिफेंडेंट क्या करोगे, बचाव लोगे। क्या बचाव लोगे, वो सारे बचाव, वो सारे डिफेंसेस जो आपको किसमें बताए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से डिफेंसेस लेते हैं अपन ने, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, साहब मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, फ्रॉड से नहीं गई थी, वॉइड करो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। या तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, या इलीगल एग्रीमेंट हो, अनसर्टेन एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, कैसे एनफोर्स कराएं। तो वो सारे ग्राउंड्स डिफेंसेस के जो कहाँ मिलते हैं, डिफेंडेंट को कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं, वो सारे ग्राउंड को यहाँ पर भी ले सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेक्शन 9 में पता चला। फिर सेक्शन 10 हमने जाना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट का हम करवाना चाहते हैं, यहाँ देखिए शेल वर्ड को जोड़ा गया, 2018 से पहले इसमें मे वर्ड था। न्यायालय अगर चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराएगा। तो पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या समझा आपने, जब कोई दो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, उसके बाद कोई एक पक्ष कहता है कि मैं संविदा पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ब्रीच कर रहा हूं, आप कंपनसेशन ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो एडवांस पैसा दिया था वापस ले लो, लेकिन मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा पक्ष क्या चाहता है, मुझे तो पालन ही चाहिए, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आवेदन करेगा कि मुझे संविदा का पालन चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कंपल्सरी शैल वर्ड है, यानी न्यायालय भी बाध्य हो गया 2018 के बाद कि जहां संविदा हुआ है उसका पालन करवाने के लिए न्यायालय आदेश देगा कि आपको ब्रीच नहीं करना है, कंपनसेशन नहीं देना है, आपको तो पूरा ही करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी संविदा का पालन ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट किन बातों का ध्यान रखेगा, कोर्ट ध्यान रखेगा सेक्शन 11 का, सेक्शन 14 का और सेक्शन 16। सेक्शन 11 में हमें बताया गया क्लॉज बी में कि अगर ट्रस्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर किसी ट्रस्टी को कोई राइट दिए गए हैं और वो बियॉन्ड द पावर जाके काम कर लेता है, तो उसको एनफोर्स नहीं कराएंगे। सपोज मैं किसी प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और मैंने क्या किया, आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट दिए, मैंने आपको कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को 3 साल के लिए लीज पे रख सकते हो। अब आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को लीज पे कितने साल के लिए रख दिया, 7 साल के लिए रख दिया, जबकि आपको पावर कितनी थी, 3 साल। अब वो जिस व्यक्ति से आपने 7 साल का प्रॉमिस किया था लेसी, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लेके आता है। वो क्या कहता है, भैया इन्होंने कहा था कि 7 साल के लिए लीज पे देंगे, अब संविदा का पालन कराओ। इस संविदा का पालन हो सकेगा क्या, नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टी ने क्या कर दिया, बियॉन्ड द पावर जाके कॉन्ट्रैक्ट किया। तो बियॉन्ड द पावर जाके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट नहीं होगा। सेक्शन 14 में हमें बताया गया
कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल एबिलिटी और स्किल का है, व्यक्तिगत योग्यता का है, डांसर, टीचर, एक्टर, सिंगर, पेंटर, आप इन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि आपको संविदा का पालन करना ही पड़ेगा। या ऐसा कोई मामला है जिसमें कि कोर्ट का कंटिन्यूअसली सुपरविजन जरूरी हो गया है, तो वहां पर भी कोर्ट क्या करेगा, आदेश नहीं देगा। धारा 14 में अपन ने वो सारी कंडीशंस पढ़ी हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करवाया जा सकेगा, तो उसका कोर्ट को ध्यान रखना है। और 16 में बताया गया है उन पोजीशंस के बारे में जहां बार है, ऐसे लोगों के लिए रोक है जो लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी नहीं ले सकते। अपन ने जब इस एक्ट को शुरू किया तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये समता के सिद्धांत पे आधारित है। तो समता का सिद्धांत क्या कहता है, जो न्यायालय में आता है उसके हाथ धुले हुए होने चाहिए, मतलब आप गलती पर नहीं होने चाहिए। तो जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, तो गलती पे नहीं होना चाहिए, फॉल्ट पे नहीं होना चाहिए। वो खुद अगर फॉल्ट पे है, जैसा कि धारा 16 में आप पोजीशंस पढ़ोगे, वो अभी पढ़ी नहीं है आपने। सेक्शन 16 में व्यक्ति खुद डिफॉल्टर है और वो कह रहा है कि मुझे क्या मिल जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाए, उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में सेक्शन 11, सेक्शन 14 और 16 का ध्यान रखते हुए कोड दिए गए। सेक्शन 11 आपने पढ़ा था ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्ट से रिलेटेड हैं। तो क्लॉज 1 में अपन ने जाना था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, चाहे पार्टली या होली पूरी तरह ट्रस्ट से रिलेटेड है या आंशिक रूप से ट्रस्ट से रिलेटेड है, उसका भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एक्ट में जहां मना कर रखा है उसको रोका जाएगा। जैसे इस एक्ट की क्लॉज 2 में ही बता दिया कि ट्रस्टी अगर बियॉन्ड द पावर जाके काम करेगा तो उसको लागू नहीं कराया जाए। फिर अपन ने पढ़ा था सेक्शन 12। सेक्शन 12 था पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में, आंशिक रूप से पालन के बारे में। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टली कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट मना कर देगा कि सॉरी, पार्ट परफॉर्मेंस नॉट अलाउड। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, संविदा के पूरे भाग का पालन नहीं हो पा रहा। मैंने आपसे कहा था कि मैं 100 एकड़ जमीन आपको बेचूंगी, लेकिन अब वो 100 एकड़ जमीन मेरी है ही नहीं, उसमें से 10 एकड़ तो पता चला कि कोर्ट ने मेरे किसी रिलेटिव के नाम पे कर दिया, मेरे पास 90 एकड़ है, तो मैं 100 एकड़ आपको कैसे दूं? मैंने आपको कहा था मैं ये दोनों गाड़ियां आपको बेचूंगी, अब मेरी एक गाड़ी चोरी हो गई, मैं आपको कैसे दूं? तो अब जहां संविदा का पालन नहीं हो सकता पूरी तरह से, तो सबसे पहला नियम, जनरल प्रिंसिपल तो क्या था, कोर्ट मना कर देगा कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, जनरल प्रिंसिपल। इसके अपवाद कहाँ पे बताए गए, 12(1) के अपवाद कहाँ है, 12(2), 12(3), 12(4). सेक्शन 12 में पार्ट परफॉर्मेंस, इसकी क्लॉज 1 में तो क्या बताया, सामान्य नियम, जनरल प्रिंसिपल। और इसके एक्सेप्शन अपवाद कहाँ बताए, 3, 2, 3 और 4। इसमें क्या बताए गए हैं, एक्सेप्शंस बताए गए हैं, यानी कि वो सिचुएशंस बताई गई हैं जिनमें कि पार्ट परफॉर्मेंस क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या बताई गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका कि हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, लेकिन जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो बहुत कम है, जैसे 100 एकड़ जमीन देने का प्रॉमिस किया, उसमें से अनपरफॉर्म कितनी रह गई, 2%। केवल 2% जमीन ऐसी है जो मैं नहीं दे पा रही हूँ, आपको मैं 98% तो परफॉर्मेंस कर पा रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, ठीक है भाई, इतनी सी बात के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 98% तो परफॉर्म हो पा रहा है, परफॉर्मेंस दिलवाओ। जो 2% अनपरफॉर्म रह गया है उसकी जगह कंपनसेशन इन मनी हो सकता है, उसका अमाउंट लेस करके दिलवा दो, है ना, अमाउंट लेस कर दो। 100 की जगह 98% परफॉर्म हो रहा है तो पैसा भी कितना जाएगा, 100 की जगह 98% अमाउंट जाएगा, लेस करके डिडक्ट करके उसे अमाउंट दे दीजिए। तो इस तरह से
क्लॉज 2 ने कहा। क्लॉज 3 ने हमको ये कहा कि जहां मोस्ट ऑफ ऑल पार्ट ऐसा है, मतलब ज्यादा भाग ऐसा है, कंसिडरेबल पार्ट ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, वो अनपरफॉर्म्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? या तो कंसिडरेबल पार्ट, भाग छोटा है लेकिन महत्व रखता है, जैसे मैंने बताया था कि ऑर्नामेंटल ट्रीज लगे हुए हैं किसी बिल्डिंग, किसी प्रॉपर्टी में, हम वो ऑर्नामेंटल ट्रीज भी ले रहे थे, तो चाहे वो छोटा भाग है वो गार्डन का एरिया, लेकिन महत्व रखता है, तो हम क्या चाह रहे हैं, उसका भी पालन हो। लेकिन यहाँ पे वो पालन नहीं हो पा रहा, तो किसका पालन नहीं हो पा रहा यहाँ क्लॉज 3 में? या तो ज्यादा भाग का पालन नहीं हो पा रहा, या जिस भाग का पालन नहीं हो पा रहा वो महत्व रखता है, कंसिडरेबल पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है, उसका पालन नहीं हो पा रहा। और ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ फिर भी आ रहा है अपने पास कोर्ट में, क्या कह रहा है? ज्यादा, सपोज अभी 100 एकड़ की बात थी और 2% नहीं हो पाया था, अब क्या हो रहा है, 100 एकड़ में से 50% नहीं मिल रहा, वो कह रहा है सेलर की 50% प्रॉपर्टी मेरे ब्रदर के नाम पे हो गई, मेरे पास 50% है, अब यानी इतना बड़ा भाग, 50% भाग तो पालन नहीं हो पा रहा, फिर भी प्लेंटिफ क्या कह रहा है, मुझे तो 50% ही दिलवा दो सर। तो सर क्या करेंगे यहाँ, कहेंगे कि भैया 50% तेरे को दिलवा देंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 50% है, अगर उसका इवेल्युएशन इन मनी पॉसिबल है तो अमाउंट लेस करके दिया जाएगा, अगर इवेल्युएशन इन मनी पॉसिबल नहीं है तो पूरा पैसा देने के लिए तैयार हो तुम, पूरा पैसा देने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम्हें 50% हम प्रॉपर्टी दिलवा देते हैं। यहाँ पे ये पढ़ा था अपन ने कि कंपनसेशन इन मनी अगर कैलकुलेट हो सकता है तो उस अमाउंट को लेस करके दिया जाएगा, अगर कंपनसेशन इन मनी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो पूरा पैसा प्लेंटिफ को देना पड़ेगा, तब जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा। साथ ही अपन ने यहाँ ये भी जाना था कि क्लॉज 3 के अंदर जो डिफॉल्टर पार्टी है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं ला सकेगी, जो खुद दोषी है, जो संविदा का पालन नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं ला सकेगा। क्लॉज 2 में कौन ला पा रहे थे, ईदर पार्टी लिखा हुआ है वहां, क्योंकि वहां केवल बहुत कम भाग था जो पालन नहीं हो पा रहा था, कि प्लेंटिफ या डिपेंडेंट दोनों में से कोई भी क्या कर सकता था, पालन करवा सकता। क्लॉज 3 में प्लेंटिफ को ये रेमेडी तब मिलेगी जबकि वो अपने बाकी सारे अधिकारों को रिलिंक्विश कर रहा हो, छोड़ रहा हो, कि कोई बात नहीं बाकी सारी रेमेडी में छोड़ रहा हूं, तब उसे ये रेमेडी यहाँ पर मिलेगी। क्लॉज 4 में अपन ने जाना था कि जहां पर अलग अलग किया जा सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं अनपरफॉर्म्ड और परफॉर्म्ड पार्ट। जैसे आपने मुझे कहा था कि आप मुझे गाड़ी भी बेचेंगे मकान भी बेचेंगे, अब गाड़ी चोरी हो गई लेकिन मकान आप मुझे बेच सकते हैं, और इस दोनों को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकेगा, जो इंडिपेंडेंट और सेपरेट इनके कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है उसे पूरा किया जा सकेगा। सिर्फ कौन सा जो अनपरफॉर्म पार्ट है जो पूरा नहीं किया जा सकता उसे अलग करेंगे। और एक्सप्लेनेशन में हमें बताया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहा, जैसे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा की सिचुएशंस अगर है तो वो मानेंगे कि अनेबल टू परफॉर्म है, जैसे सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया हो, है ना, व्यक्ति इंसेन हो गया हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बताएंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, मुझे एक पॉइंट है विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। मैम, हाँ मैम, ये है कि जो एसआरए एक्ट है ये सब्सटेंटिव होगा या प्रोसीजरल? बिकॉज सब्सटेंटिव मुझे क्यों लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर सिविल जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है उनको बताया जा रहा है फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बेसिकली ये सब्सटेंटिव ही है, बेसिकली सब्सटेंटिव ही है, प्रोसीजर का कुछ पार्ट इसमें बताया जाता है, जैसे कि आप धारा 6 पढ़ते हो। हाँ हाँ, एक बार घर पे बात कर लेना शिवा से।
हाँ, तो बेसिकली सब्सटेंटिव इन नेचर ही है, इसका कुछ पार्ट प्रोसीजरल पार्ट कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन की प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है। ओके। एनी और अदर? कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मैम डायरेक्टली कि एसआरए डील्स विद सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ, और अगर चार ऑप्शन में अ, आपको जो बेस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, देखिए अगर दोनों उसने दे रखे हैं, सब्सटेंटिव है मोस्ट ऑफ ऑल, कुछ पार्ट प्रोसीजरल है, अगर इस तरीके का उन्होंने दे रखा है आपको, तो सबसे बेस्ट आंसर वही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा है उन्होंने आपको, बेस्ट सूटेबल जो नजर आ रहा है 90% तक, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम सेम भी ऑप्शंस आ जाते हैं अपने सामने, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा हो तो सब्सटेंटिव डालेंगे आप। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेरी? अब देखिए सेक्शन 13 अब हमें स्पीडी वे से नहीं चलेगी गाड़ी, आराम से चलेगी। देखिए 13 क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स हियर। ये कह रहा है हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कौन है, या तो परचेजर है या लेसी है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा परचेजर या लेसी विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, जिसका टाइटल क्या आया है, इम्परफेक्ट, या टाइटल ही नहीं आया उसके पास, क्योंकि सेलर सेलर का टाइटल अच्छा नहीं था तो उसके पास भी अच्छा नहीं आ पाया। इससे जुड़ी हुई अगर हम मैगजीन की बात करें तो कौन सी है, नेमो डेट कोड नोन हैबिट, पहले भी आया ना इसके बारे में, कि इस मैगजीन के बारे में हमने पहले भी बात की है। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पसेस। मैं सेलर हूं, अगर मेरा किसी प्रॉपर्टी पे टाइटल परफेक्ट नहीं है, या तो मेरा टाइटल ही नहीं है, वो अलग अलग बातें यहाँ पे क्या बताएं, या तो मेरा टाइटल ही नहीं है, मैं कौन सी जमीन बेच रही हूँ, जो मेरे ब्रदर की है, अब मेरी है ही नहीं तो मैं उसको बेच रही हूँ, इसका मतलब मेरा क्या है, नो टाइटल। या फिर मेरा इम्परफेक्ट टाइटल है, मैं और मेरे ब्रदर दोनों जॉइंट ओनर है किसी प्रॉपर्टी के, लेकिन एक दूसरे से पूछे बिना हम अपने हिस्से को नहीं बेच सकते। मैंने उससे पूछे बिना अपने हिस्से को बेचा, अब मेरा टाइटल कैसा हो गया, नो टाइटल में तो नहीं आ रहा, अब मेरा टाइटल कैसा हो गया, इम्परफेक्ट टाइटल, क्योंकि मुझे पूछ के बेचना था। तो यहाँ दो चीजों के बारे में सेक्शन 13 बात करेगा। सेक्शन 13 के साथ अपन जुड़ा हुआ सेक्शन 17 पढ़ेंगे साथ साथ। देखिए क्या कहता है,